हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाली है उसके लिए। और ये हमारा 5th क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास की है। उसमें 3 क्लास जो हुए हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के हुए हैं, और एक जो 4th क्लास हुई थी, 3rd क्लास के बाद 4th क्लास जो हुई थी वो हुई थी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन में वो हमने की थी। ओके, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी 11th के कुछ टर्म्स हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और उस पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको मिनिमम है जो कि आपको एग्जामिनेशन में जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको मिनिमम ये करके जाना चाहिए। इसके बाद आपके पास टाइम है तो आप पूरा अकाउंट पढ़ लो, है ना, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये मिनिमम ये है कि जिससे कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक चीज़ों से, ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके बाद रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारी बहुत सारी डिफिनेशन तो हमने आपको करा दी है वहाँ पे पिछले क्लास में। और आज हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताएंगे जो हो सकता है कि कल मैंने नहीं बताई होगी। ठीक है, तो आप ये, मेरा क्या है कहना कि आपको ये जो 3 वीडियो हम हैं ये आपको कंबाइंड आप ये लेकर के चलो कि ये सारी आपको करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिए फिर सेकंड नहीं देखनी है या थर्ड नहीं देखनी है, तभी जा कर के फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि पिछले क्लास में मैंने कुछ अगर एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो पिछले क्लास में कर दिया होगा उसको आज नहीं करूँगा। तो आपको पूरी कंटिन्यू 3 वीडियो देखनी होगी और इसकी पीडीएफ आपको पहले ही मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और ये सेकेंड क्लास है। और इसके बाद जो हम लोग कल करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी 12 के जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको करनी ही है, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा व्यापार लेन देन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या है, बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर पैसा खर्चा कर रहे हो तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, सो सी इज द आंसर। पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से अगर आप पे कर रहे हैं, है ना, फी पे कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस अकाउंट से, है ना, वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं दैट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन सिंपल लैंग्वेज में। और ये पर्सनल बैंक अकाउंट से किया जा रहा है तो वो क्या होगा, आपको पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सो सी इज द आंसर। अब बिफोर ये सी आपको आंसर है, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो आपको अगर पता होना चाहिए बेसिक, कि आपको क्वेश्चन अगर होगा तो आपको समझ में आनी चाहिए एटलीस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक टर्म है अकाउंटिंग की वो हम लोग बात करते हैं जो हर जगह आपको यूज होता है। जैसे पहला है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है, देखो जिनको पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा वो सीख लेंगे। सो व्हाट इज एसेट। सो एसेट्स जो होता है वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है ना, तो उसके पास कुछ ये होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक सिंपल सा सोचिए कि सुपर बाज़ार है। ठीक है, तो अब सुपर बाज़ार है या कोई कंपनी है तो उसके पास सामान को ले जाने लाने के लिए ट्रक होगा, तो वो उसका एसेट हो गया। या ठीक है ना, ट्रक होगा तो वो उसका क्या हो गया, एसेट होगा, जिससे वो पैसे कमाते हैं। या अगर आप बिल्डिंग होगा, है ना, तो वो क्या हो गया, कंपनी का एसेट हो गया। सो एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, एसेट जो भी संपत्ति है ना, वो आपको एसेट्स हो गए। क्लियर। अब है कि लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या हो गया, लायबिलिटीज क्या हो गया कि जो भी पेमेंट पे करने हैं इन फ्यूचर, कभी भी उनको अगर पे करने हैं किसी बिजनेस को तो वो हो जाता है लायबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं देयताएं, है ना, एक तरह से कर्ज होता है ना। ऑब्लिगेशन दैट एन इंटरप्राइज, मतलब कोई कंपनी किसी को बाद में देगी, है ना, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। इसमें आपको करंट लायबिलिटीज बोले था कि करंट लायबिलिटी क्या होता है कि 1 साल के अंदर अगर उसको पे करना है, जैसे मैंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, लोन पे, और उसको विद इन अ ईयर पे करना है तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटीज इज अ ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज हो गई।
इसके बाद कैपिटल, कैपिटल आपको पता है पूंजी। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है ना। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसको बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद रिवेन्यू, मैंने कल बताया था कि रिवेन्यू जो है वो सिंपल सा आप याद रखिए कि कंपनी की जो इनकम होगी वो रिवेन्यू है, ठीक है। अब प्रॉफिट और गेन ये दोनों चीज़ हैं। अब व्हाट इज़ प्रॉफिट और व्हाट इज़ गेन, दोनों में अंतर है। अब क्या है कि प्रॉफिट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और क्या है उसका एक्सपेंस कम है। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और गेन वो होता है, ठीक है ना। जैसे आप सोचो, तो कल हम लोगों ने बात की थी कि कैपिटल गेन के बारे में। दैट्स मीन्स कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी फिक्स एसेट्स है आपके पास में, वो आप बेच रहे हो, लेकिन कोर्ट केस जीत जाते हो, वहाँ से जो पैसा आता है ना, या जो एसेट्स आपकी है, लैंड है आपके कंपनी की या कुछ भी है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दैट्स अ गेन, है ना। 1 लाख में ख़रीदा था और अब ये 2 लाख हो गया, तो वो हो गया गेन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गेन एंड प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज वाउचर। देखिए कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, ठीक है, तो खरीदते हो तो उसका क्या है, ये होता है, क्या कहते हैं, कुछ रिसीट होते हैं, है ना। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपने खरीदा है, आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल खरीदा है, इसकी क्या प्रूफ है, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती हैं जिसको बोलते हैं वाउचर। कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका एक वाउचर होगा, प्रूफ होगा, है ना। अब है गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है जैसे कोई भी बिजनेस में है ना, तो वो कोई प्रोडक्ट बनाता होगा, है ना, कोई भी प्रोडक्ट को बाई या सेल करता होगा, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं गुड्स। लेकिन किसी के लिए गुड्स, किसी के लिए एसेट्स भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि जो फर्नीचर का कोई दुकान है, तो फर्नीचर का दुकान जो है सो उसमें चेयर और टेबल होंगे। तो चेयर और टेबल अगर फर्नीचर का दुकान वाला क्या करेगा, उसको उसके पास जो है तो उसके लिए गुड्स हो गया, क्योंकि उसको वो बेचता है। लेकिन वही अगर हमको बिजनेस ओपन करना है और हमें चेयर और टेबल चाहिए, हम वहाँ से खरीदेंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गए, है ना, ठीक है। सो वो हो गया गुड्स। अब ड्राइंग वर्ड एक बार आप सुने होंगे कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है ना, ओनर है कंपनी का, तो वो ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसे निकालता है, कहाँ से, कंपनी से, है ना, बिजनेस से अगर निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। इसके बाद यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, डेबिटर और क्रेडिटर, है ना। सो डेबिटर और क्रेडिटर क्या है, ठीक है। तो डेबिटर और क्रेडिटर में देनदार और लेनदार। डेबिटर का होता है देनदार, ठीक है, और क्रेडिटर लेनदार, ठीक है। सो डेबिटर आर पर्सन्स। अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें, हमारा बिजनेस है और हमने क्या किया, हमें हमसे किसी ने कुछ खरीदा, कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदा, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि क्रेडिट पे उधार खरीदा, ठीक है ना। सो डेबिटर अ पर्सन या कोई एंटिटीज हो सकती है ना, बिजनेस एंटिटीज, हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे लिए हैं, है ना, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, दैट्स अ डेबिटर। और क्रेडिटर्स आर अ पर्सन, है ना, या एंटिटीज जो पेड, है ना, हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विस जो दिया है उसको देने के लिए। अब मान लीजिए कि आप सोचिए एक कंपनी है, ठीक है, और बी कंपनी है, ठीक है। अब ए कंपनी कुछ सामान बेचती है बी कंपनी को, सेल करती है कोई गुड्स, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेल गुड्स करेगा तो या तो पैसा दे देगा, या क्या करेगा कि इसमें क्या कहेगा कि हम इसको उधार लेंगे क्रेडिट पे, ठीक है। तो ए दे रहा है और बी, तो ये हो गया डेबिटर और ये हो गया क्रेडिटर, ठीक है। जो देता है वो डेबिटर और बी जो हो गया वो क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि बी ने इस उधार पे लिया है, समझ में आ गया, क्योंकि बी को बाद में फिर देना होगा पैसा उसको, क्लियर। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है, ठीक है, ये भी यहाँ भी कन्फ्यूजन है ना। और डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई नया कंप्यूटर खरीदा गया, कोई बिजनेस में एक नया कंप्यूटर खरीदा गया 12,000 का, उधार खरीदा गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उधार खरीदा, तो इट वुड रिकॉर्ड ₹12,000 एज डेबिट इन अकाउंट फॉर इक्विपमेंट। तो बिजनेस क्या करेगा, आप गए कंप्यूटर खरीदने, ठीक है, तो कंप्यूटर खरीदने गए, तो अब क्या हो गया कि बिजनेस के लिए हमको काम के लिए कंप्यूटर खरीदना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब आप कंप्यूटर खरीदने गए लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आपने उधार लिया, तो जब आप वहाँ से आओगे तो आप क्या, कहाँ लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट।
तो वो क्या करता है पर्सन, वो 12,000 रुपया डेबिट लिखता है अपने अकाउंट में, ठीक है। डेबिट इन इट्स अकाउंट फॉर इक्विपमेंट, किसी एसेट खरीदने के लिए हमने ये किया। और 12,000 एज ए क्रेडिट इन इट्स अकाउंट पेबल अकाउंट लायबिलिटी, मतलब ये लिखता है कि 12,000 का हमारा एसेट्स हुआ एज ए डेबिट, और 12,000 का एज ए क्रेडिट हमारा लायबिलिटी है, कि मतलब हमको बाद में इसका पैसा देना है। सो डेबिट जो होता है वो इंक्रीजेज एन एसेट, ठीक है। सो डेबिट इन अकाउंटेंसी, डेबिट एंट्री इंक्रीजेज एन एसेट, है ना, और लायबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। और डेबिट क्या हो गया, डेबिट इंडिकेट्स मनी कमिंग इनटू अकाउंट, अकाउंट में पैसा आ रहा है। और क्रेडिट इंडिकेट्स मनी लिविंग एन अकाउंट। आप समझ गए कि अब जैसे मान लेते हैं कि 12,000 रुपया ये का सामान लेके आए, इसका मतलब 12,000 की आपने एसेट्स कर ली, तो आपके पास आया तो। सो डेबिट जो अगर अकाउंट में होगा वो अकाउंट में आ रहा है वो, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जैसे 12,000 का आपने सामान लिया, वो कर्जा ले लिया ना आपने, तो क्रेडिट में इसलिए लिखेंगे कि वो आपको बाद में देना है, दैट्स अ लायबिलिटी। समझ गए, क्रेडिट हो, डेबिट वाला एसेट्स हो जाएगा, क्रेडिट जो हो जाएगा वो लायबिलिटी हो जाएगा। सो डेबिट कमिंग इनटू, पैसा आ रहा है ना, और क्रेडिट पैसा जाने वाला है। तो डेबिट में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ, तो आपको समझ में आ गया, DR और CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, तो ये आपके कुछ टर्म्स थे जो कि आपको मैंने बता दिया। अब क्या है कि विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग होता है कि जो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है, प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट। एक कंपनी में जो भी इकोनॉमिक इवेंट होती है ना, उसको रिकॉर्ड करके और कम्युनिकेट करना कि बाकी लोग जो है वो देखेंगे। जैसे आपको मान लीजिए स्टॉक खरीदना है, ठीक है, तो आपको पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो कंपनी के बारे में कहाँ से पता चलेगा, अगर अकाउंटिंग नहीं होगा, उसकी बैलेंस शीट नहीं आएगी, चीज़ें आएगी नहीं बाहर, तो कैसे पता चलेगा। सो दैट्स अ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वहाँ से हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिलता है पता। किसको मिलता है, इंटरेस्टेड यूजर को। अब आपको टाटा की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन, आप कभी नहीं देखते होगे, हर साल वो निकालती है ना, बट आप देखते नहीं हो। जिनको ज़रूरत होती है, जिनको उनके शेयर खरीदने या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से देखती है ना, इन्फॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। अब इसमें क्या है कि लास्ट स्टेप क्या है, अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो पहले क्या होता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसको करते हैं आइडेंटिफाई। प्रोसेस क्या होता है, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वाउचर से। समझिए, वाउचर, वाउचर मतलब क्या हो गया कि कुछ भी खरीदा या बेचा तो उसका वाउचर होगा। मैंने आपको पहले कहा था कि जो वाउचर होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका कुछ ये एविडेंस तो होगा ना। तो वाउचर से हमें पता चलता है कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांजेक्शन होती है, इसके बाद उसकी एंट्री होती है कहाँ पे, जर्नल में, ठीक है। जर्नल में एंट्री हो गया। अब जर्नल में एंट्री होने के बाद, जर्नल में एंट्री हो गया, इसके बाद इसको यहाँ से लेकर के इंडिविजुअल अकाउंट में डालते हैं, जिस चीज़ का है ना, यहाँ से अलग अलग अकाउंट में डालते हैं। कौन सी अकाउंट है, प्रॉफिट है, रियल, नॉमिनल, जहाँ भी है, इसको हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है ना, तो अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में हो जाएगा, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो आपसे अगर पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो वन इज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब आप समझिए पहले क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद वो जर्नल में एंट्री होगी, रोज वाला जो होता है। फिर उसके बाद होता है वो वहाँ से अलग अलग अकाउंट है, जिस जैसे सारा कुछ इसमें जनरल में एंट्री कर दी है। अब ये कैश वाला है, ये नॉमिनल है, ये रियल है, वो सारे अलग अलग जो भी मशीनरी अकाउंट है ना, तो वो सारे में कर दिए। और फिर लेजर, लेजर में क्या हो गया कि सबका एक जगह है ना, सबका एक जगह करके, और इसके बाद क्या करते हैं, बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती है, वन है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। ये देते हैं और देन फिर कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे आपको किसी के पास में इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, समझ गए। सो अब इसमें लास्ट प्रोसेस जो है, सो कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
अगला क्वेश्चन है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कौन सी अकाउंटिंग, अब क्वालिटेटिव क्या होता है। अब आप इसमें देखिए गुणात्मक है ना, गुण क्या क्या है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो अब इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग अब बताया गया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना कैसा चाहिए, ठीक है। तो इसके 6 गुण, 4 गुण हैं, 4 चीज़ें हैं। वन इज ए रिलायबल, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। वन अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस होना चाहिए और कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, इस पर क्वेश्चन 2-3 करेंगे हम लोग। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो तो पहली बात तो है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, है ना, कि आपके भरोसा होना चाहिए ना उस पर, है ना, कोई एरर नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, तभी तो आपको, तो दैट्स वो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ, रिलेवेंस होना चाहिए। अब रिलेवेंट भी होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ भी उसमें डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो रिलेवेंसी से क्या होगा, टू बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक, जिससे कि आपको प्रेडिक्शन में फ़ायदा मिले, है ना, ठीक है। कि अगर जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पता, उसको वो पता करने में फ़ायदा मिले कि भाई इसका पास्ट कैसा था, है ना, पास्ट में इसका क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो उसको सोचने में, पास्ट इवेल्यूशन करने में उसको फ़ायदा। तो रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको समझ आए, है ना, ऐसा ना होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड ही ना हो, ठीक है। सो इंटरप्रेट कर पाए, तो वो हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। देन कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी अकाउंट है वो एक कॉमन पीरियड होना चाहिए, है ना, एक कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपको टाटा से रिलायंस की करनी है, ठीक है, तो टाटा से रिलायंस कर दी, तो दोनों की अगर फॉर्मेट सेम होगी तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। सो टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू ए कॉमन पीरियड, है ना। अब मान लीजिए कि टाटा और इसका कर रहा है तो दोनों अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करेगा तभी तो, अगर ये 1 से 31 तक, 1 मार्च से 31 अप्रैल तक कर रहा है, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर रहा है और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। तो कॉमन पीरियड होना चाहिए। सो जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले दे रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उसी चीज़ के रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उससे आपको प्रेडिक्शन कर सकते हो। अंडरस्टैंडेबल होना, अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना, इंटरप्रेट आप कर पाओ सही से, और कंपेयरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि आप दूसरे से, अगर कॉमन पीरियड से होगा तभी आप कंपेयर कर पाओगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब हमसे पूछा है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड। सो क्लियरली प्रेजेंटेड में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना। जब लेखांकन सूचना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन सूचना कौन सी गुणात्मक विशेषताएं होती है, अंडरस्टैंड, सुबोधता, है ना। सो अगर क्लियरली प्रेजेंट है तो आपको अंडरस्टैंडेबल तो तभी होगा ना जब आपको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे और जैसा है वैसा ही आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब क्लियर है। सो दे अंडरस्टैंडेबिलिटी इज अ आंसर। अब देखिए इस पर एक और क्वेश्चन है कि यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट, इससे क्या फायदा होता है। देखो मेजरमेंट का कॉमन यूनिट होना, सब रुपये में हो, है ना, या फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए, ये बोलता है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। सो दैट्स द आंसर इज कंपेरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर आप सिमिलर मैनर में कर रहा है तो आपको पता है कि दोनों सिमिलर मैनर में, इंफॉर्मेशन दोनों सिमिलर मैनर में, तभी तो कंपेयर करोगे। सो आंसर क्या हो गया, कंपेरेबिलिटी। तो उसमें आंसर है नहीं, सो दैट्स अ कंपेरेबिलिटी। सो व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन ए सिमिलर मैनर, एक जैसा, है ना, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। सो आंसर इसमें नन ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन सी क्वालिटी ऐसा है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, आप समझ गए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो बिजनेस है उसकी इन्फॉर्मेशन, है ना, उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, है ना, यूजफुल फॉर डिसीजन। कौन सी क्वालिटी ऐसा है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकर्स के लिए यूजफुल बनाता है। तो आप ये समझो कंपैरेबिलिटी की सेम है, और ये कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, एंड रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए और
एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डिसीजन लेने में सही होगा, है ना, तभी तो आप कंपेयर करोगे किसी से। सो रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी इज द क्वालिटीज दैट मेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिक एजम्पशन, अब बहुत सारी थ्योरी है ना, तो उसमें बेसिक एजम्पशन सब कौन कौन सी थ्योरी में कौन सी एजम्पशन क्या लिया गया हुआ है, ये हम लोग बात करेंगे। सिंपल सा है। अब इसमें कितने सारे हैं, वन इज द, ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट हम लोगों ने किया था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था, एक है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, एक फुल डिस्क्लोजर है ना, एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ना, और एक कंजर्वेटिज्म है, और मैटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इतने कॉन्सेप्ट है। अब आपको देख के डर लग रहा होगा, डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक लाइन में। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग इस कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, जो रेवेन्यू हो उस पीरियड में और जो एक्सपेंस हो वो उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का पर्टिकुलरली अकाउंटिंग पीरियड में मैच करना चाहिए, दैट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, आसान है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे कि अगर इस 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में जितनी रेवेन्यू आई, इनकम और जो खर्चे हुए वो आपको मैच करना चाहिए, समझ गए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने बात किया था कि कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई लॉस होने वाला है या पॉसिबिलिटी है कि लॉस होगा तो उसको आपको नोट डाउन करना है, दैट्स अ कंजर्वेटिव रूढ़िवादिता, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अकाउंटिंग पीरियड आप समझ गए क्या होता है, कि अकाउंटिंग पीरियड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें कोई कंपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो होती है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये इसलिए होती है कि मान लेते हैं कि जो एट द एंड ऑफ द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के बाद में प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ, क्या एसेट्स की पोजीशन है, क्या लॉस की पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है इससे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटरप्राइज कोई भी प्रिपेयर करता है ना अकाउंटिंग पीरियड में, तो उससे पता चलता है कि कितना फाइनल प्रॉफिट हुई है, कितनी लॉस हुई है, तो अकाउंटिंग। वन इज द फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर क्या है कि जितने भी मटेरियल हो, रिलेवेंट फैक्ट हो, है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, वो सारी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कंपनी को, ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, है ना, वो आपको सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आज फॉलो कर रहे हैं 2 दिन में चेंज कर दिए, है ना, तो वो वैसे ही सेम, जैसे कि सेम कहना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपका कोई 2 साल का देख रहा है, 3 साल की आपकी अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस देख रहा है अकाउंट, तो आपको उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम रहेगा एक पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी कुछ आ गया कि गवर्नमेंट ने बोला चेंज करने के लिए, तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ये हमने कल बात की थी। वन इज द मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी मैटेरियल फैक्ट्स हैं, है ना, उसको रखना चाहिए, और इमैटेरियल फैक्ट्स हैं उसको उस पर नहीं लिखना चाहिए। जो अकाउंटिंग में है मैटेरियल फैक्ट को पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, और इमैटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं उस पर आपको फोकस नहीं करनी है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑब्जेक्टिव मैनर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो अब बायसनेस जो पीछे देखा था कहीं पे, वहाँ पे क्या है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने कल बात की थी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है सो बंद ना होने वाला है, वो चलेगा, है ना, इंडेफिनेटली। ये कभी नहीं सोच करके कोई सोचता है कि भाई कल होकर बिजनेस बंद हो जाएगी। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अभी चलेगी, इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी। वन इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कहता है कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर जो है, अब लोग क्या लगता है कि बिजनेस और ओनर सब एक ही है, नहीं, बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है और ओनर एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। सो अकाउंटिंग के पर्पज़ के लिए बिजनेस और ओनर को अलग अलग एंटिटी, अलग अलग चीज़ें माननी चाहिए। सो दैट्स अ बिजनेस एंटिटी। वन इज अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये हम लोग कल भी बात किए थे
कि वही ट्रांजैक्शन को हम ये करेंगे, है ना, मेंशन करेंगे जो मनी के टर्म में होगा। ठीक है, सो मनी मेजर। कॉस्ट कंसेप्ट होता है, कॉस्ट जितनी भी एसेट्स हैं, है ना, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। जो भी प्राइस पे खरीदे गए हैं वो पूरा एसेट जो भी प्राइस पे खरीदे गए हैं वो अकाउंट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट पे कल शायद क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। सो ड्यूअल एस्पेक्ट जो होता है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी है ना। इसमें क्या है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, और वो जो ट्रांजेक्शन है कि हर ट्रांजेक्शन 2 जगह लिखा जाता है, एक जगह डेबिट पे एक क्रेडिट पे, है ना। तो ये आपको बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फंडामेंटल एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वन लास्ट इज द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो मैंने कहा था कि आपको कल बताई थी कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रिवेन्यू रियलाइज या अर्न, कल बताया था मैंने। सो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन कब पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हो गई और कब हम उसको अकाउंटिंग में डालेंगे। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा समझ लीजिए कि रिवेन्यू तब डालेंगे जैसे मान लेते हैं जैसे ही गुड सोल्ड हो गया, गुड या गुड्स हो गया या गुड्स या सर्विस अगर सोल्ड हो गया तो हम लोग उसको अकाउंटिंग में डालेंगे। अब इसमें किसी ने पूछा था कि अगर गुड सोल्ड नहीं हुआ, क्रेडिट पे उधारी है, पैसा आएगा तब मानेंगे? नहीं, गुड सोल्ड हो गया तो हम उसको मान लेंगे कि हमारा जो है सो रिवेन्यू इनकम हो गया। अब बोलेंगे कि चलो ठीक है बाद में अगर पैसा नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा था। सो बाद में अगर पैसा नहीं दिएगा तो उसकी फिर अलग एंट्री होती है। ठीक है ना, बैंक अगर लोन देती है तो प्रॉफिट के लिए देती है, बाद में आप नहीं देते हैं तो फिर वो, है ना, सस्पेंस, वो क्या कहते हैं, फिर बैड डेट में डालती है वो, है ना। सो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिक पे, है ना, पूरे लाइफ टाइम में, किसी एंटिटी के लाइफ टाइम में, है ना, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक कॉन्सेप्ट। पूरी लाइफ टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है किसमें? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से, है ना, कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट तैयार की जाती है। अगला है कि अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। कौन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है वो नियर फ्यूचर में जल्दी से बिकेगा नहीं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस वो एज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो विल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न हो गया। अगला क्वेश्चन है द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ अ जर्नल। अब जर्नल में एक कॉलम होता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो होता क्या है? पहले लेजर फोलियो का मतलब होता है, लेजर फोलियो में होता है कि पेज नंबर, जो लेजर अकाउंट होती है ना, उसके पेज नंबर। तो लेजर फोलियो में आप इतना याद रखें, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का पेज नंबर। सो लेजर फोलियो रिफर्स टू द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट ऑन विच रिलेवेंट अकाउंट अपीयर्स। ये लेजर फोलियो है, यहाँ पे पेज नंबर होता है। ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, पेज नंबर। व्हेन अ एंट्री इज मेड इन अ जर्नल, तो अगर कोई एंट्री अगर मेड होती जर्नल में होती है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेबिट या क्रेडिट? ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेबिट। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डेबिट जो होता है वो लेफ्ट में होता है डियर, और क्रेडिट जो होता है वो राइट में होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, अब 2 फंडामेंटल रूल्स है जो अगर कोई चेंज करना है रिकॉर्ड तो उसमें होता है ना। रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेज इन एसेट्स एक्सपेंस लॉसेज। अगर मान लीजिए कि एसेट या एक्सपेंस में चेंज कुछ होगा, है ना, तो इंक्रीज इन एसेट, एसेट इज डेबिटेड। एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिटेड, और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज इज क्रेडिटेड। और अगर लायबिलिटीज में और कैपिटल या रिवेन्यू में अगर मान लेते हैं कि चेंज करना है, सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्रेडिटेड, और डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेबिटेड। कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिटेड, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। कैपिटल अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेबिटेड, हमारा घट रहा है ना एसेट।
इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, रेवेन्यू की इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिटेड हो गया, है ना, और डिक्रीज इन रेवेन्यू गेन हो गया वो डेबिटेड हो गया। ये रूल है, बट आपको इतना अगर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज, अगर कोई ट्रांजेक्शन पूरी तरह से ठीक होगा, सो यदि किसी लेन देन का ठीक से विश्लेषण और रिकॉर्ड किया गया हुआ है तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। टोटल जो डेबिट होगा, टोटल जो क्रेडिट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। अगला है कि वाउचर किस लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो वाउचर मैंने बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सो कोई भी कैश रिसिप्ट पेड हो रही है या सेल हो रही है, परचेज हो रही है, सारी चीज़ों के लिए आपको वाउचर होती है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अब वाउचर कहाँ से प्रिपेयर होती है, मैंने आपको बताया था कि वाउचर की डिफिनीशन में कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जनरल एंट्री से तो बाद में होगा। सो वाउचर इज प्रिपेयर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि हमने ये खरीदे हैं, बेचे हैं, वहाँ से उस वो जो है सो वाउचर बनेगा। ठीक है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अकाउंट, अकाउंट में कितने साइड होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, 2 साइड होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड। अ परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अब कैश से मशीन, अ परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू कहाँ से होगा, हमने कल ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर मशीन की परचेज कर रहे हैं तो वो मशीन अकाउंट से, ठीक है, मशीन को परचेज करने के लिए। ठीक है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अब अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है कि वो होता है कि एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब जो ओनर्स की इक्विटी है, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जो पैसा इन्वेस्ट किया था और जो कर्जा लिया है, लायबिलिटीज है, वो एसेट के बराबर होगा। ठीक है, सो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, एसेट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैश विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर, है ना, प्रोपराइटर के द्वारा जो कैश किया जाएगा वो कहाँ पे क्रेडिट होगा, तो कैश विड्रॉल कर रहा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर कैश कुछ भी होगा तो वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कौन सा है जिसमें कि सारे बुक मेंटेन होते हैं, है ना, बुक्स द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन, सारे अकाउंट मेंटेन किया जाते हैं, दैट्स अ लेजर। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट, है ना, वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसमें आपको है कैश बुक, इसमें है आपको जर्नल, इसमें है परचेज बुक। अब ये जर्नल का ही टाइप होता है कैश बुक, ठीक है ना, और परचेज रिटर्न होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, परचेज जर्नल बुक होती है। ये जर्नल को ही सब डिवाइड करके कैश बुक और परचेज बुक में है। और लेजर है जिसमें सारा अकाउंट रहता है, ये हम लोगों ने कल भी बात किया था। सो द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नॉन एज लेजर। ये हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि बाकी जो कैश बुक है और परचेज बुक है वो सारे जो पार्ट हैं वो जर्नल के ही पार्ट हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अगला है गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। ठीक है ना, सो कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, जो कैश में रिसीव कर रहे हैं या कैश से पेमेंट करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, सो गुड्स परचेज ऑन कैश, तो वो जाएगा कैश बुक में। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें हैं, मैंने बता दिया जर्नल के टाइप है, परचेज जर्नल बुक, सेल्स जर्नल बुक और परचेज रिटर्न जर्नल बुक। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। नाउ जैसे मान लीजिए कि कोई भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो परचेज जर्नल में लिखा जाएगा, चाहे, ठीक है ना, लेकिन अगर कैश से खरीदा जाएगा तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, वेरएज अगर कैश परचेज होगा तो कैश बुक में लिखी जाएगी। नाउ परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, और उसको बाद में रिटर्न कर देना पड़ा सप्लायर को, किसी भी रीजन से ख़राब निकला या कुछ भी ऐसा हुआ, क्वालिटी है, डिफेक्टिव है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, सो दैट्स अ परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स जर्नल बुक होता है, जितना भी सेल होता है ना, वो सेल्स जर्नल में लिखा जाता है, और लेकिन कैश से अगर सेल्स होगा तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा। तो आप समझ गए, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है
कि कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करता है? कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं करता है? कैश नेचर का तो करता ही है, कैश और क्रेडिट नेचर का तो कैश हो ही नहीं, तो यही ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो क्रेडिट का वो नहीं करता है, वो सिर्फ कैश का करता है। कैश बुक ओनली कैश, ठीक है। सो कैश एंड क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट नेचर नहीं होगा, सिर्फ कैश नेचर वाले को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पेरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। ये कहाँ जाता है? सेल्स रिटर्न जर्नल मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न जर्नल क्या होता है कि इसमें कौन सा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स आपने बेच दिया, अब कस्टमर उसको रिटर्न कर दिया, तो जब आप कस्टमर से रिटर्न करते हो तो उसको कहाँ लिखोगे? सो दैट्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में आप लिखते हो, नाम से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द पेरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल। अब परचेज रिटर्न जर्नल कहाँ पे पोस्ट होगा? सो परचेज रिटर्न जर्नल जो होगा वो परचेज रिटर्न अकाउंट में होगा। ये हम लोगों ने पहले कर दिया कि कोई परचेज वो रिटर्न अगर हो गया है तो परचेज रिटर्न अकाउंट में होगा, ठीक है। सब जर्नल के अलग अलग प्रकार है ना। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, क्या मतलब है कि अकाउंट बैलेंस हो गया? सो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि टोटल बैलेंसिंग अकाउंट मतलब कि जो डेबिट वाली है ना साइड, और क्रेडिट वाली साइड है ना, ठीक है ना। सो इसका बैलेंस कब होगा? इसका डिफरेंस अगर मान लीजिए कहेंगे कि एकदम अकाउंट मिल गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। सो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि डिफरेंस इन टोटल डेबिट, कितने डेबिट हुए कितने क्रेडिट हुए। अब अगर मान लेते हैं कि डेबिट ज़्यादा हुए क्रेडिट कम हुए, ठीक है ना। सो जो रियल में होना चाहिए वो डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाई। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमने कल बात की थी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितना भी डेबिट क्रेडिट सारे अकाउंट का है लेजर में, उसको लेकर के एक जगह आपको करते हैं, तो उसको होता बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के हमने पढ़े थे कि टोटल में तीन मेथड होते हैं, ये कल हम लोगों ने देखे थे। टोटल मेथड्स, बैलेंसेज मेथड्स एंड टोटल कम्स बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंसेज मेथड। अब मान लीजिए कि ऐसा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को ट्रायल बैलेंस को मिलाना चाहिए। कल एक क्वेश्चन था ट्रायल बैलेंस पे, 2 क्वेश्चन थे ट्रायल बैलेंस पे। सो ऐसा होना तो चाहिए कि ट्रायल बैलेंस मिले, बट इसका ट्रायल बैलेंस मिलेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में 2 तरह की एरर हो गई, ठीक है। एक वन साइड एरर होती है, जैसे मान लीजिए इधर डेबिट, इधर मान लीजिए कि आपने सारे डेबिट लिखे, इधर सारा क्रेडिट लिखे। अब ये मान लेते हैं कि मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक कहीं पे एरर है, किसी न किसी साइड में एरर है। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो एक साइड में एरर है। सो दिस इज वन साइड एरर। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 साइड भी एरर हो सकता है। कैसे 2 साइड कैसे एरर होगा? अगर मान लेते हैं कि दोनों मैच कर रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि सर हमने आपकी वीडियो को लाइक किए हैं और 2 बार लाइक कर दिया है ना, तो 2 बार लाइक कर दिए मतलब नल हो गया, नलीफाई। वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपये यहाँ ज़्यादा लिख दिए और 1,000 रुपये यहाँ कम कर दिए, मतलब 2 बार गलती की है तो एक बार सही हो गया, ऐसा हो सकता है। सो 2 साइडेड एरर उसको बोलते हैं। मतलब कभी कभी, इसीलिए कल का जो आंसर हमने बनाया था 2021 वाले का, उसका आंसर नो था कि कभी कभी जो है हमेशा ये मिलने की बात नहीं है। अगर आपकी दोनों मैच भी कर रही है, मैच होनी चाहिए, बट मैच हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हो सकता है कि दोनों में ये मैच तो कर रहा है, बट दोनों में कुछ कुछ गलती कर दी हो, यहाँ 1000 बढ़ा दिए हो, यहाँ घटा दिए हो, ठीक है। तो बैलेंस हो गया 2 बार गलती करने का। सो ये हो जाएगा एग्रीमेंट टू से अफेक्टेड बाई, दोनों वन साइड एरर से भी होता है और 2 साइडेड से भी होता है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, ये 3-4 चीज़ हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि क्या है। तो जितने भी एरर इसमें होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में जो एरर होते हैं, उसके आपको मैं बता देता हूँ कि 4 तरह के होते हैं। वन इज एरर ऑफ कमीशन। क्या होते हैं? एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, आपको तो समझ में आ गया कि एरर कैसे होता है ट्रायल बैलेंस में। अब है एरर ऑफ ओमिशन। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। वन इज कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है?
आपने कोई ट्रांजैक्शन को गलत लिख दिया, ठीक है, या टोटल करने में गलत कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? कोई रिकॉर्ड, है ना, क्या इंटायरली या पूरा पार्टली वहां से ओमिट कर दिया आपने, सो दैट्स अ एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है कि जो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, वहाँ पे ऐसे लिखता है, उसको अगर वायलेट कर देते हो, है ना, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर देते हो, उसके कारण जो एरर आती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एक होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर, जैसे टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच ए वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर, वो अभी मैंने आपको बताया था 2 बार गलती किए, है ना, सो कंपेंसेटिंग एरर होता है इधर जो गलती किए और उधर गलती किए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला अकाउंट में, वो इस तरह से एरर हुआ कि दोनों लास्ट में आपको इक्वल हो गया, तो दैट्स अ कंपेंसेटिंग एरर। तो अब मुझे लगता है सब समझ गए। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है, अब एरर पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको समझ में आ गया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कि अकाउंटिंग एंट्री जो होगा वो एक एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसको इग्नोर कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो, उसके कारण जो एरर हो रही है, तो वो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, रिपेयर वाला रिपेयर में चला जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज। अब अगर आप मान लीजिए कि मनोज से लिए और सरोज वाले में पोस्ट कर दिए, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एरर नहीं होगा, उसमें आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप वायलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया, गलती से मनोज से जो कैश रिसीव किए हैं वो आप सरोज में लिख दिए हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन, है ना, ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ में आया? तो ये हो गया आपको, ये जो होगा रॉन्ग, क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन होगा, रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मनोज वाला सरोज में लिख दिए, ठीक है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है वो प्रिंसिपल है कि कौन से अकाउंट में क्या लिखना है ना, रिपेयर अकाउंट में रिपेयर वाला, सेल्स अकाउंट में सेल्स वाला, परचेज अकाउंट में परचेज वाला, ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करनी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन कौन सा नहीं है? अब इसमें एरर ऑफ कमीशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था एरर ऑफ कमीशन में? एरर ऑफ कमीशन में बताया था कि एरर ड्यू टू रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, या रॉन्ग बैलेंसिंग से। तो अब इसमें क्वेश्चन हम लोग आंसर देखते हैं। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स टू रमेश, अच्छा नॉट पूछ रहा है, क्रेडिट सेल्स टू रमेश इतना क्रेडिट टू हिज अकाउंट, रमेश का एक है क्रेडिट सेल्स टू रमेश, क्रेडिट रमेश के अकाउंट में कर रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट और कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो कैश सेल अगर कैश बुक में नहीं करेंगे वो हो जाएगा एरर ऑफ किसमें, समझिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है ना कि परचेज अगर कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में डालिए, रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर अकाउंट में, सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट में, कैश सेल है तो कैश बुक में। तो अगर आप कैश सेल को कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ एरर, दैट्स अ प्रिंसिपल एरर ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सो नॉट एरर ऑफ कमीशन कौन सा हो गया, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला है इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री, मतलब कि एग्री का मतलब क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है मतलब कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो गया, है ना। तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो मैंने आपको कहा था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है तो क्या एरर नहीं हो सकता है? मैंने अभी कहा कि एरर हो सकता है ना। एक बार आपने लाइक किया और एक बार डिसलाइक, फिर उसको क्लिक कर दिया, है ना, तो बराबर हो गया ना, ठीक है। तो अगर इधर भी एरर होगा, इधर भी एरर होगा, तो दोनों साइड एरर अगर होगा बुक में, सो इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री इट इंप्लाइज दैट देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक। मतलब कि दोनों ट्रायल बैलेंस एग्री का मतलब क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, पूरे अकाउंट का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। लेकिन हो सकता है कि उसमें एरर हो, टू साइडेड एरर होगा, थोड़ा इधर एरर करेंगे थोड़ा इधर एरर करेंगे, दोनों तरफ एरर करके नहीं होगा, वन साइडेड एरर में तो मिलेगा ही नहीं। क्लियर? सो देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक, ये हम समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि
ये डेबिट है। अब हमने गए निकालने, सारे अकाउंट को लेके आ गए, सारे अकाउंट के डेबिट क्रेडिट को नोट डाउन कर रहे हैं, अभी हमारा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हमको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालनी होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालनी होती है। तो अब कैसे करेंगे? डेबिट क्रेडिट को बिना मिलाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल नहीं सकते हो। जो डेबिट हुई और क्रेडिट हुई इक्वल होनी ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1,000 रुपया हुआ और यहाँ पे 800 हुआ, तो ये जो 200 डिफरेंस हो जाती है वो हमें मिल नहीं रहा है कि कहाँ किस गलती से हुआ है, हम फॉल्ट खोज नहीं पा रहा है। तो जब तक फॉल्ट नहीं खोज पा रहे हैं तब तक इसको लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, एक अलग बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, एन अकाउंट इन विच द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पुट टिल सच टाइम दैट एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। तब तक जब तक कि एरर को हम लोग खोज करके और फिर उसको रेक्टिफाई ना कर दें। ठीक है, अब बोलिएगा कि क्यों, पहले तो खोज लेते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको निकालना होता है तो उस समय हमको मान लीजिए कि इस कारण से फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना हमारा रुके नहीं, इसलिए ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल दीजिए, आप लिख दीजिए कि सस्पेंस अकाउंट में इतना, कि इतना पैसा का कहीं पे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कुछ गलती हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? देयर आर सम वन साइडेड एरर ओनली इन द बुक्स येट टू बी लोकेटेड। कुछ ऐसा वन साइडेड एरर है, ठीक है ना, किसी एक तरफ एरर है जिसके कारण या तो यहाँ पे एरर है ना, कि 200 रुपये कम लिखा गया है, नहीं तो यहाँ पे एरर है कि 200 ज़्यादा लिखा गया है। सो देयर आर सम वन साइड एरर ओनली इन द बुक्स येट टू बी लोकेटेड, मतलब कि अभी तक मिला नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना है वो रुकता नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे कि देखो भाई ये डेबिट क्रेडिट है, मिला नहीं, ये सस्पेंस में है, सस्पेंस अकाउंट मतलब ये इतना पैसा अभी तक हमें रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं। आसान सा था। अब क्या है, वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेज अकाउंट। अगर इंस्टॉलेशन ऑफ नई मशीनरी को करना है, तो मैंने कल बात की थी आपसे। अब देखिए एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी का कहाँ पे जा करके सबमिट होगा। तो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी का हमने आपको बताया था कि मशीनरी अकाउंट में होगा, ठीक है, इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन ये क्या किया है, इसके लिए जो मशीनरी इंस्टॉलेशन, मतलब नया मशीनरी लाए, उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो वेज होगी वो डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ये हमने कल पढ़ी थी, ये क्वेश्चन पूछा था और देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि तो एरर हो गया, तो मशीनरी अकाउंट का मशीनरी में ही होना चाहिए। कौन बोलता है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बोलती है। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल यही कहता है ना कि भाई मशीनरी अकाउंट वाला मशीनरी में जाएगा, परचेज वाला परचेज में जाएगा, कॉस्ट कैश वाला कैश में जाएगा, यही बोलता है। तो ये तो हो गया कि वेज पेड फॉर, जो वेज फी आएगा वो वेज अकाउंट से डेबिटेड टू वेज अकाउंट हो गया। तो ये क्या हो गया? एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, ये आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस नथिंग बट द एन स्टेटमेंट जिसमें सबके डेबिट कार्ड और डेबिट और क्रेडिट एक जगह करते हैं, ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है कैसे? आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। अरे फाइनल स्टेटमेंट के बाद ट्रायल बैलेंस करेंगे? नहीं, तो गलत है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में भी डाल देते हैं। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने के लिए या पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, है ना। लेकिन आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट तो होता ही है, लेकिन अकाउंट जब बैलेंस हो जाता है, मतलब डेबिट क्रेडिट मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो हम सस्पेंस अकाउंट करके लेकिन मिला देते हैं, ठीक है। सो आंसर हो गया। अगला है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये होता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो द आंसर इज 2 and 3। ये हमने पहला क्वेश्चन में बताया था। अब चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये करते हैं। अब इसमें प्रॉफिट है, देखो मैंने कल आपको बताई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है और नेट प्रॉफिट क्या होती है। देखो नेट प्रॉफिट जो होती है और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होती है वो कंपनी में जो भी चीज़ें, अगर हमने इनकम जो हमने खर्चा किया और जो हमें मिला तो जो बचा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट होती है कि उसके अलावा आपके कुछ टैक्स भी देने होते हैं, है ना। सो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट,
टैक्स देना है या कुछ एक्सपेंस है तो वो सब काट करके तब जो बचा वो नेट प्रॉफिट है। अब एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सो ऑपरेटिंग है किसी भी, जैसे मान लेते हैं ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ठीक है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंटरेस्ट और टैक्स को, है ना, नहीं घटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में तो मैंने सीधे कर दिया कि 5,000 का सामान लिया, ठीक है, 3,000 का सामान 3,000 में खरीदा, 5,000 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। नेट में क्या होता है कि भैया वो 3,000 रुपये आप कहाँ से लाए थे, उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे, तो 3,000 रुपये के 200 रुपये तो इंटरेस्ट हो गए आपके, तो वो 200 रुपये है। अब आपकी कुछ टैक्स भी होंगी, ठीक है, वो आप 5,000 में से घटाओ, फिर ये 2,000 से कम की प्रॉफिट दिखेगी, दैट्स अ नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू होती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है उसकी डिफरेंस जो होती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पर्टिकुलर प्रॉफिट हो गया, और ग्रॉस और नेट पूरी कंपनी की हो गई। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स को नहीं मेंशन करते हैं। क्लियर? तो अब पूछ रहा है कि इसमें कौन पहले होगा, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट। तो आप सोच लो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पूरे का, फिर क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग में भी टैक्स को नहीं कंसिडर करते हैं, और सबसे कम क्या होगा नेट प्रॉफिट में, तो सब इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब हटा करके करेंगे, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट, सो द आंसर इज दिस वन। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन। मैंने कहा बता दिया था, उसमें ये भी आप नहीं सोचते हो कि मान लीजिए कि अगर आग लग गई, है ना, ऐसा कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हो गई, ठीक है, तो उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। और एक्सपेंस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, है ना, सो इसमें नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एबनॉर्मल आइटम्स एंड एक्सपेंस ऑफ द प्योरली फाइनेंशियल नेचर। क्लियर? While calculating operating profit, the income and expenses of purely financial nature are not taken into account. Thus, operating profit is profit before interest and tax. Similarly, abnormal items such as loss by fire, etc. are also not taken into account. ये भी इसमें नहीं करते हैं। Now, what is the operating profit? So, operating profit is net profit. Operating profit is net profit plus non-operating expense कर non-operating expense क्या लगेंगे, है ना, गैर परिचालन व्यय, है ना, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होगा और नॉन ऑपरेटिंग का जो एक्सपेंस होगा, सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस इनकम, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना। अच्छा, सिंपल सी बात है, एक्सपेंस और माइनस इनकम, ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में तो टैक्स वाला आ गया, है ना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स। आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी का है, आपको याद रखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि द ओपनिंग कैपिटल इज 50,000, ओपनिंग कैपिटल है 50,000 रुपया, ठीक है, स्टार्टिंग का कर रहे हैं बिजनेस 50,000 रुपया को, ऑन 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपया। 10,000 रुपया 1 जनवरी 2017 को, अब देखो 1/4/2016 को आपके पास जो कैपिटल है वो है ₹50,000, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि 1 जनवरी 2017 को आप 10,000 रुपया और इसमें कैपिटल पूंजी दे देते हो, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10% पर एनम, एक साल में 10% की बात है इंटरेस्ट का। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, तो 31 मार्च 2017 को आप इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिखाओगे। सो इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे, तो 50,000 रुपया, देखो 31/3/2017 को हो जाएंगे पूरी एक साल, तो 50,000 पे जो इंटरेस्ट होगा 10% पे, वो कितनी होगी 5,000, ठीक है, 5,000 होगा। और ये 10,000 जो है मात्र 3 महीने रहा है, तो अगर 10,000 पे अगर ये 12 महीने रहता तो कितना होता है इसका इंटरेस्ट 1,000। तो अभी 3 ही महीने रहा है कि 1 जनवरी को आया है और 31 मार्च को तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं, मतलब 3 ही महीना, मतलब बाई 4, 12 महीने में 3 ही महीना का, तो 1,000/4 मतलब 250 रुपये, मतलब टोटल इंटरेस्ट जो लिखा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है 5,250।
अब ये क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आप सोचेगा नहीं नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगा आपको। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहोगे कि भाई ये तो अकाउंट्स के क्वेश्चन है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो 5250 इज द आंसर। अगला है, इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस का जो भुगतान प्रीमियम करना है 1000, ठीक है, लेकिन 300 रुपया पहले से दिया हुआ है, तो लाभ हानि खाते में क्या दिखाओगे? 700। 1000 रुपया का हमको इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना है और 300 रुपये पहले से पेड है, ठीक है, तो क्या बीमा प्रीमियम की राशि क्या लिखेंगे? 700 रुपये रखेंगे। ठीक है, ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। ट्रायल बैलेंस में देखी है कि ट्रायल बैलेंस में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वहीं से उठाई गई थी, दो क्वेश्चन पिछले साल। फिर आपको देखा है कि वेरियस टर्म्स देखे हैं कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है ना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, वाउचर क्या होती है, जर्नल क्या होती है, जर्नल के कितने टाइप्स हैं, वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, मैचिंग है, मैटेरियलिटी है, कंसिस्टेंसी है, ये सारी पढ़ी है। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में पढ़ा है कि क्या क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने इसमें आपको ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड है वो पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस में एरर 1 साइडेड और 2 साइड दोनों हो सकता है, वो समझे हैं। फिर हमने पढ़ा है कि अगर एरर होगी तो एरर में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़े हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा है कि जो एरर होती है वो 4 कैटेगरी में है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ट्रायल बैलेंस में। और ये 11th की आपने पूरी सिलेबस लगभग पढ़ ली। 11th में इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी पढ़ा था, इसमें डिफरेंस क्या होगा वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने 1-2 न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन देखे हैं कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। व्हाट आई थॉट कि दैट्स एनफ जिनके लिए जो क्या कहते हैं कि जो साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से हैं, जिनको बहुत टाइम भी नहीं है और उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो एटलीस्ट इतनी बेसिक होनी चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी अगर आप करके जा रहे हो तो दैट्स अ जेन्युइन सोर्स, हर जगह भी एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप ये जरूर करके जाओ। कल जो हम लोग करेंगे 12वीं, तो 11th की 2 बुक थी, उसमें जो जो छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट थे, है ना, और वो हम लोगों ने कर लिए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर जितने भी क्वेश्चन हो सके हैं हमने किए हैं, और ये सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी की हैं। कल हम लोग 12th की करेंगे। 12th की एनसीईआरटी की 2 बुक हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होगी वो हम लोग वहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सो लग रहा होगा कि भाई तैयारी तो है नहीं, सब पढ़ ली और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। आप अपने आप पे भरोसा रखो। टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज आप दो। टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए देना चाहिए कि आपको टाइम का पता चले कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप प्रिंट आउट करो कहीं से, आप पेपर कहीं से ले लो, वहाँ से अगर आप फिल करके देखो कि आपको बबल्स फिल करने में कितना, ओएमआर सीट को फिल करने में कितना टाइम लगता है। ऑनलाइन आप दे रहे हो, वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर हो जाती है, ठीक है। तो और उसमें फालतू के क्वेश्चन है तो उस पर टेंशन नहीं लेना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि बकवास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका टफ आ भी जाए तो उसको छोड़ के चलो, सारे 120 में 120 तो कटअप जाएगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 12वीं की एनसीईआरटी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, क्लियर कर लो। अगर कहीं पे भी मैंने थोड़ा कम समझाया हो या आपको कम समझ में आया हो, ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं, आप टेलीग्राम या आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो। या मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव देखो और लाइव में पूछ लो, मैं उस समय लाइव रहता हूँ, तो आप उस समय पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पीडीएफ ये मिल चुकी होगी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डे 6 की होगी, अकाउंटेंसी। देन विल स्टार्ट द सोशल सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉपुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।